अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाफिज़ इंग्लिश अकेडमी की तरफ से पेश किया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ 16 रोज़ा इंग्लिश लैंग्वेज वंडरफुल कोर्स, जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो पहले 3 लेक्चर हो गए। आपको याद होगा कि पहले 3 लेक्चर में हमने क्या-क्या सीख लिया है। मैं थोड़ा-सा अगर बता दूँ तो पहले लेक्चर में हमने क्या सीखा था, वर्ड सीखा था, सेंटेंस सीखा था, सेंटेंस की किस्में सीखी थी, यानी काइंड्स ऑफ द सेंटेंस सीखा था, कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस सीखा था, यूपी सीखा था और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें। और इस तरह हमने प्रेडिकेट को भी देख लिया था, लेटर्स देख लिए थे, हरूफ देख लिए थे। ये सब चीज़ें देखने के बाद हम जब दूसरे लेक्चर में आए थे तो दूसरे लेक्चर में हमने क्या देखा था, दूसरे लेक्चर में हमने पर्सनल प्रोनाउंस को देखा था और तीसरे लेक्चर में हमने आकर देखा है टेंसेस के नक्शे को, कि टेंसेस हम कैसे बनाते हैं। और टेंसेस बनाने से पहले हमने सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, चंद बुनियादी इस्तिलाहात भी देखी हैं। तो आज ये सब बेसिक इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद आज हम पहुंचे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। तो देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, ये क्या चीज़ होती है, क्या ये ईजी है या डिफ़िकल्ट है। मेरे ख़्याल में अगर आप ये समझें कि ये डिफ़िकल्ट है तो ये बात गलत होगी। क्या ये नो 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 डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है और ज़बरदस्त है। तो हमने इसको पढ़ना कैसे है, इसको बड़े ही अच्छे अंदाज़ के साथ, बड़े ईज़ी अंदाज़ के साथ पढ़ना है और पढ़ने के बाद खुशी मनाएँगे और हर किस्म की परेशानी से दूर रहेंगे। लेकिन इसको पढ़ना बहुत तवज्जो के साथ और इसको इस तरह पढ़ना है कि बकिया 11 टेंसेस हमें खुद समझ में आ जाएँ। अगर कहीं लिखे हुए हों तो हमें समझ में आ जाए भई ये चीज़ है, ये टेंस है, ये टेंस है, ये टेंस, इस तरह कुछ पढ़ना है बस। तो तवज्जो करें। तो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस आप यूँ समझ लें, ये बुनियाद है आपकी बकिया 11 टेंसेस के लिए। अगर आपको ये सही तरह समझ में आ जाते हैं तो बाकी भी आ जाएँगे। और आप ये भी ज़हन में रख लें, जो बकिया आने वाले सबक हैं वो इसी पर डिपेंड करेंगे, आने वाले जो लेक्चर हैं वो इसी पर डिपेंड करेंगे कि आपने इसको जितना समझ लिया होगा आगे वाले आसान होंगे और आगे वाले जो लेसन होंगे वो कम टाइम लेंगे। बार-बार जो है बातें हैं वो रिपीट नहीं की जाएँगी। तो अभी आप यहाँ पर समझ लें। ओके, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उन्वान दिया गया है, इसका मतलब होता है ज़माना हाल मुतलक। क्या मीन है इसका उर्दू में? ज़माना हाल मुतलक। ज़माना हाल मुतलक क्या मतलब है? डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है। डेफिनेशन तारीफ़ को कहते हैं। इसकी तारीफ़ क्या है? तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर तारीफ़ इसकी ये है, वो ज़माना यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो ज़माना है जिसमें किसी काम का होना मौजूदा ज़माना में पाया जाए, जिसमें किसी काम का होना मौजूदा ज़माना में पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं कहता हूँ मैं पढ़ता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मैं आपको भेजता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सुनाता हूँ। ये सारे काम किस में हो रहे हैं भाई? मौजूदा ज़माने में हो रहे हैं या नहीं हो रहे? तो ज़ाहिर है मौजूदा ज़माने में हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी को हम ज़माना हाल मुतलक कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं भाई? ज़माना हाल मुतलक। उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन के बाद हम चलते हैं साइंस की तरफ। साइंस किसे कहते हैं? अलामात कहते हैं। यानी उर्दू जुमलों में किस तरह की अलामात होंगी तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यस, उर्दू जुमलों में बहुत सारी ऐसी अलामत हैं जो हम देखने से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो जुमला है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और वो अलामत कौन सी हैं? ज़रा सोचें कौन सी हैं। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अलामात हमारे पास ता है, ता हूँ, ते हूँ, यानी जब जुमले के लास्ट पैरा होता है ता हूँ, ते हैं, ती है, ती हूँ, इस तरह की जब अलामात आ रही हों तो हम उसको समझ लेते हैं, हम उसको पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये ता है, मैं कहता हूँ वो सुनता है। अब ये ता हूँ, मैं कहता हूँ मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, ते हूँ, अब ते हूँ हम करते हूँ या वो करते हैं। ओके, और ते हैं हम करते हैं, ती है वो करती है और मैं करती हूँ, और मैं करती हूँ। ओके, तो इस तरह के एग्जांपल। और ते हो भी बन सकता है विदाउट इसके, भी बन सकता है कि ते हो वो करते हो। ओके, या तुम करते हो वो करते हो। इस तरह की एग्जांपल भी बन सकती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यानी ये हमारी हैं अलामात किसकी भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ये हमारी साइंस है। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा जुमला है, अब मैं आपके सामने दो जुमले रखता हूँ, आपने पहचानना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक जुमला मैं आपके सामने रखता हूँ कि मैं लिखता हूँ, और एक जुमला और मैं आपके सामने रखता हूँ कि मैं लिख रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? कोई है या नहीं है? यस, एक है। वो कौन सा है बताएं ज़रा? वो है कि मैं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ। ये नहीं है प्रेजेंट, क्योंकि रहा हूँ इनमें से किसी एक में है भी नहीं ऐसी अलामत। कोई है रहा हूँ यहाँ पर? रहा हूँ कोई नहीं है, बल्कि ता हूँ ये तो मौजूद है। ता हूँ यहाँ पर ये मौजूद है, तो इसलिए मैंने कहा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैं लिखता हूँ। तो इस तरह के आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ज़हन में बिठा सकते हैं, सब कुछ याद कर सकते हैं। ओके, तो दो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। नंबर एक, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन को पढ़ लिया है, और दूसरे नंबर पे हमने साइंस को पढ़ लिया है कि ये इसकी साइंस है। ओके,
आगे हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब हम किसे कहते हैं? डू और डज। डू और डज, ज़ाहिर सी बात है कि हमने हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन पढ़ ली है कि हेल्पिंग वर्ब कहते किसे हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, करता क्या है, ये बात तो हमने पढ़ ली है। तो अब हमने सिंपल यहाँ पे ये पढ़ना है कि हेल्पिंग वर्ब है कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो आते हैं, नंबर 1 डू और नंबर 2 डज। डू और डज ये दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं। ओके, ये तो आपने देख लिया है। और अगली बात होगी ये लॉन्ग फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म होते हैं और एक शॉर्ट फॉर्म होते हैं। लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म का क्या मतलब है? जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा करते हैं तो एक ये होता है हम उसको नॉट को और हेल्पिंग वर्ब को हम जुदा जुदा करके पढ़ रहे होते हैं। जैसे ये आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट और डज नॉट, अब हम इसको अलग-अलग जुदा जुदा करके पढ़ रहे हैं। और एक होता है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म ये होता है एक दूसरे के अंदर मिक्स करके उसको बिल्कुल शॉर्ट करके जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने ये मौजूद है, डोंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डोंट। अब ये लिखने का तरीका यही है, DON, उसके बाद कॉमा लगा दें अप साइड पे और उसके बाद टी लगा दें, ये डोंट बन जाता है, डोंट बन जाता है। और इसी तरह डजंट है, इस डजंट लिखने का तरीका भी यही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूँ, और या फिर मैं कहता हूँ आई डू नॉट ईट, दोनों का मीन सेम ही होगा। उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ आ गई होगी लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है। बहुत ईजी है जो आपने समझ लिया। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास? 3 चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, डेफिनेशन, साइंस और हेल्पिंग वर्ब। ये 3 चीज़ें हर टेंस में आएंगी, ये 3 चीज़ें हर टेंस में आएंगी। जुदा जुदा होंगी, इतनी जुदा नहीं होंगी, बस इतनी सी ज़्यादा जुदा होंगी कि आराम से हमें बात समझ में आ जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है डू और डज। डू डज यहाँ पर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि डू को हम किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, डू को हम किस किस के साथ इस्तेमाल करेंगे। यानी हमारे पास 7% 8 7 हैं या 8 हैं, पता नहीं, तो ज़रा सोचें 7 हैं या 8 हैं, चलो जितने भी पर्सन प्रोनाउंस हैं हमारे पास उनमें से कुछ के साथ डू यूज़ होगा और कुछ के साथ डज यूज़ होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि डू किन के साथ यूज़ होगा, वो आपके सामने मौजूद है, आई, वी, यू, दे और पीपल। यानी इससे मुराद क्या है? हमारा प्लूरल नाउन है। इससे मुराद क्या है? प्लूरल नाउन है। कोई भी आ जाता है जमा में, यानी एक से ऊपर होता है, 2 होता है, 3 होता है। फॉर एग्जांपल आप 2 नेम ले लेते हैं या आप कोई ऐसा, जैसे पीपल है, अब ये लफ्ज़ तो एक है लेकिन ये जमा है, इस तरह आप कोई भी ले लें। जब प्लूरल नाउन आ जाए तो तब भी डू यूज़ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों में। आगे आपको एग्जाम्पल में मज़ीद बात क्लियर हो जाएगी। तो अभी आप यहाँ पर इतना सा ज़हन में रखें कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ पीपल से मुराद क्या है भाई? प्लूरल नाउन। आई, वी और यू और दे और पीपल यानी प्लूरल नाउन के साथ क्या इस्तेमाल होगा भाई? डू का यूज़ होगा, ये वाला। और ओके, डू हो गया क्लियर। अब हम देख लेते हैं किसको भाई? डज को। कि डज के साथ क्या क्या इस्तेमाल होगा? डज के साथ, डज भाई इस्तेमाल होगा किसके साथ? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और अली के साथ। इन तमाम के साथ हम यूज़ करेंगे डज को। और ये डज यूज़ होगा किस तरह? और ये डज यूज़ होगा किस तरह? उसी तरह यूज़ होगा जिस तरह डू यूज़ हुआ है। आगे हम मज़ीद एग्जांपल में इसे समझते हैं, बस इतना ध्यान में रखिए। डू, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा और डज, ही, शी, इट, अली के साथ इस्तेमाल होगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है फार्मूला। ओके, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है कि अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और यही एक मौका है और यही एक अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर आप इसी को यहाँ पर समझ लेते हैं तो बस फिर कमाल हो जाएगा और बाकी आने वाले टेंसेस आपको खुद ब खुद समझ आएंगे। यही चीज़ मेन होती है। अगर ये बैकबोन है इंग्लिश लैंग्वेज की, सॉरी आई फॉरगॉट। ओके, तो अब क्या करना है यहाँ पर? अब फार्मूला है हमारे पास। ये फार्मूला कहते किसे हैं? कायदा और कानून को कहते हैं। कायदा और कानून क्या मतलब? इंग्लिश बोलने के लिए क्या कायदा और कानून है, हमने क्या करना होता है। ओके, कुछ इस्तिलाहात हमने पढ़ ली हैं, वही इस्तिलाहात यहाँ पर जमा होती हैं, प्लस लगा के भाई पहले ये चीज़ रखें, फिर ये चीज़, फिर ये चीज़, यही आपके सामने मौजूद है। ओके, तो यहाँ पर आप पहले ये समझ लें कि ये लिखा हो AFF। AFF से मुराद अफर्मेटिव है, जो जुमले की हमने किस में पढ़ी है। ओके, और NEG लिखा हुआ है नेगेटिव। इस NEG से मुराद नेगेटिव है, जो हमने पढ़ लिया है। और इसी तरह इंट्रोगेटिव है, INT, इंट्रोगेटिव, तो ये भी हमने पढ़ लिया। और इसी तरह इंट्रोनेगेटिव है। इंट्रोनेगेटिव का क्या मतलब है? यानी सवालिया इनकारिया है, ये भी हमने पढ़ लिया है। और इससे मुराद भी सवालिया इनकारिया है। इंट्रोनेगेटिव से ये 2 किस्म के होते हैं, इनमें फ़र्क कोई नहीं होता, मीन एक ही होता है। तो चलो आगे चलते हैं।
देखते हैं फार्मूला। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव का फार्मूला। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं भाई, अफर्मेटिव का फार्मूला। फार्मूला का क्या मतलब है, यहाँ पर है सब्जेक्ट। ओके, ये हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं, आपने डेफिनेशन पढ़ लिया, आपको याद होगी। उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ, फर्स्ट फॉर्म वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, आपने पढ़ लिया है। और फर्स्ट फॉर्म वर्ब का मतलब जो उसकी असली शक्ल होती है उसी को फर्स्ट फॉर्म वर्ब कहते हैं। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वो एक अलग चीज़ होती है। ओके, आगे है ऑब्जेक्ट हमारे पास। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो आपने पढ़ा है। ओके, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी मफूल को कहते हैं जिस पर काम अगर होता है। और आगे ईओपी है। ईओपी किसे कहते हैं, ईओपी भी उसे कहते हैं जो आपने पढ़ा है, यानी एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट को, जो प्रेडिकेट की वजाहत करता है। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी थी, वी वर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड ये बता रहा है कि ये जो है वो जो खेलने वाला काम था वो जारी हो रहा था, वो किस में था भाई, ग्राउंड में था, तो इसलिए ईओपी होता है। तो ये ईओपी होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का फार्मूला। इसी तरह आप नीचे आ जाएं, ये सारी बातें मैं आपको समझाता हूँ, बस आप एक दफ़ा तरतीब के साथ सुनते रहिएगा। नेगेटिव है, नेगेटिव क्या है इसमें फार्मूला, सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ईओपी, आगे फुल स्टॉप है। और इसी तरह इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब ऑब्जेक्ट ईओपी, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होगा। फुल स्टॉप लगाएंगे, जुमला गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे आपके। आगे इंट्रोनेगेटिव है। इंट्रोनेगेटिव का मीन क्या है, यानी सवाल इनकारी। इसमें सबसे पहले सवाल इनकारी में क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब रखने के बाद सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद नॉट रखते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब रखते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम ईओपी रखते हैं, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन मार्क को रख देते हैं। जुमला इस तरह हमारा पूरा हो जाता है। और इंट्रोनेगेटिव भी जो दूसरी के समय, यानी मीन एक ही है दोनों का, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब ऑब्जेक्ट ईओपी, और उसके बाद हम रख देते हैं क्वेश्चन मार्क को। ओके, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये फार्मूला आपने देख लिया है। तो पहली बात तो ये है कि आपने इस फार्मूले को याद करना है। याद किस तरह करना है, याद इसी तरह करना है जिस तरह याद करना होता है। तो आगे अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारे पास इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, आई लर्न इंग्लिश इन हाफिज़, सॉरी, अल हाफिज़ इंग्लिश एकेडमी। मैं अल हाफिज़ इंग्लिश एकेडमी में इंग्लिश सीखता हूँ। मैं अल हाफिज़ इंग्लिश एकेडमी में इंग्लिश सीखता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास एग्जाम्पल, जब ये हमारे पास एग्जाम्पल है, अब इसकी ये जो है अल हाफिज़ इंग्लिश सीखता हूँ, ये इसकी ट्रांसलेशन है। ओके, तो ये जब एग्जाम्पल है हमारे पास, तो हम इस फार्मूले को, अब अफर्मेटिव को हम समझने लगे हैं। तो बस आपने तवज्जो करनी है। तो दोस्तों, हमने कहा कि शुरू में क्या रखना है, इंग्लिश में शुरू में रखना है सब्जेक्ट। शुरू में क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है। अब बात ये है कि हमने सब्जेक्ट को कहाँ ढूंढना है, हमने देखना है उर्दू सेंटेंस को। उर्दू सेंटेंस को जब देखेंगे तो फिर हम उर्दू सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, जो उर्दू में सब्जेक्ट होगा उसी को हम आके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके शुरू में रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, अब ये जो आपने एग्जाम्पल यहाँ पर देख ली है, मैं कहता हूँ आई लर्न इंग्लिश इन अल हाफिज़ इंग्लिश एकेडमी। अल हाफिज़ इंग्लिश एकेडमी इंग्लिश सीखता हूँ। अब आप देख लें कि इंग्लिश सीखने वाला काम जो है वो कौन करता है, वो कौन कर रहा है, वो मैं है। अब मैं की इंग्लिश क्या है, आई है, हमने पर्सन प्रोनाउन में पढ़ लिया है। तो शुरू में हमने यहाँ पे आई रख दिया, आपके सामने ये रखा हुआ है। ओके, तो आगे चलें, आगे चल के आगे है हमारे पास क्या चीज़ है, आगे है हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म वर्ब। ओके, फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या, वर्ब किसे कहते हैं, काम करने को कहते हैं ना, मूविंग को कहते हैं, हरकत को कहते हैं। तो वर्ब हमारे पास क्या है, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न, ये लर्न हमारे पास वर्ब है। तो यहाँ ओके, तो इंग्लिश सीखना, इंग्लिश सीखना ये काम। अब सीखने की इंग्लिश क्या है हमारे पास, लर्न है। तो इसी वर्ब सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे वर्ब रखना था, तो वर्ब को हमने ये रख दिया है, आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। अब अगली बारी किसकी है, अगली बारी हमारे पास ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर काम, अब सीखने का काम जी किस पर वाक़ हो रहा है, वो इंग्लिश पर वाक़ हो रहा है कि इंग्लिश को सीखा जा रहा है। अब इंग्लिश की इंग्लिश ही है। ओके, और उसके बाद आ गया ईओपी। ईओपी का क्या मतलब है कि वो जो प्रेडिकेट होता है उसकी वजाहत करता है। प्रेडिकेट जो है हमारा फर्स्ट में वर्ब ऑब्जेक्ट है, यानी इंग्लिश सीखी जा रही है। अब इंग्लिश कहाँ सीखी जा रही है पता नहीं है इस बात का, तो अल हाफिज़ इंग्लिश एकेडमी ने आकर बताया है कि किस में सीखी जा रही है भाई, अल हाफिज़ इंग्लिश एकेडमी में ही सीखी जा रही है, इसलिए ये हमारा ईओपी है। तो ये होता है इसका तरीक़ाकार, और ये होती है इसकी एग्जांपल। आपके सामने कोई भी उर्दू सेंटेंस है तो आप यही काम करेंगे, और आगे चल के बाकायदा तौर पर मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ कि जब हमारे पास उर्दू सेंटेंस होता है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। और सिर्फ यहाँ पर ये तरीका इतने तक महदूद नहीं रहता, बल्कि हम इसी से ही फिर अपनी स्पीकिंग शुरू करते हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हमारे पास उर्दू जुमले होने चाहिए और इससे फिर हम इंग्लिश सेंटेंस बनाते रहेंगे, इस तरह बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये एक स्टार्ट होता है, इससे हम अपनी ज़ुबान को चलाते हैं और हम एक तरीक़ाकार ले लेते हैं, उसके बाद हम खुद ही बोलते हैं, बोलते रहते हैं। ओके,
तो आगे हमारे पास नेगेटिव। ओके, नेगेटिव का क्या मतलब है? नेगेटिव का मतलब इनकारिया है, जिसमें इनकार होता है। तो इसका भी आप इस यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक है। तो शुरू में यहाँ पर हमने क्या कहा भाई, सब्जेक्ट, मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ। अब आपने उर्दू में सब्जेक्ट ढूंढना है, अब काम ना करने वाला कौन है? वो मैं है ना। तो शुरू में मैं रख देंगे और मैं की इंग्लिश क्या करेंगे? आई करेंगे। तो यहाँ पर हम रख दिया आई, और उसके बाद अगली बात है हेल्पिंग वर्ब की। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज यूज़ होता है। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे? अब कि मैं इंग्लिश नहीं सीखता, हम क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे? आपको कुछ ज़्यादा, जी हम डू रखेंगे। क्यों रखेंगे? इसलिए कि आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ डू हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, तो इसलिए हमने आई के बाद डू का हेल्पिंग वर्ब रख दिया है। उसके बाद नॉट है, तो नॉट की जगह पे हम नॉट रखेंगे, यानी नहीं का मीन नॉट होता है। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब है मैं नहीं सीखता हूँ। अब सीखना इंग्लिश में लर्न कहते हैं, तो इसको इसलिए लर्न रख दिया। और उसके बाद है इंग्लिश, इंग्लिश को इंग्लिश कहते हैं, ऑब्जेक्ट में आ गया। और यहाँ पर जो है EOP नहीं लिखा गया है। EOP ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि जुमले का हिस्सा होता है, लेकिन ज़रूरी हिस्सा नहीं होता, इसलिए हमने EOP नहीं रखा है। तो बात हो गई पूरी कि मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ। ओके, आगे है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यानी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का क्या मतलब? सवालिया जुमला, जिसमें सवाल होता है, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं लिखता हूँ, क्या मैं सुनता हूँ, क्या मैं समझता हूँ। इस तरह का जो सवाल होता है उससे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। ओके, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। तो आइए देखते हैं इस एग्जांपल को भी ज़रा। डू आई लर्न इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीखता हूँ? डू आई लर्न इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीखता हूँ? अब इसको हमने कैसे बनाया है भाई? इसके लिए भी तो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना, कि सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब रखना है। ये हेल्पिंग वर्ब, अब सवाल यह है कि हेल्पिंग वर्ब, भाई हेल्पिंग वर्ब काफ़ी सारे, आपने ये डू कैसे रख दिया? भाई मुझे पता है ना, क्या मैं इंग्लिश सीखता हूँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सही है। और क्या मैं इंग्लिश सीखता हूँ, ये मैं बता रहा है कि इसके जो सब्जेक्ट है वो आई एन है, तो आई के साथ डू इस्तेमाल होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे डू रख दिया। और उसके बाद सब्जेक्ट, क्या मैं इंग्लिश सीखता हूँ, मैं की इंग्लिश आई है, काम करने वाला मैं है, तो मैं की इंग्लिश आई को बना के हमने यहाँ पे रख दिया। तो ये हो गया डू आई। और उसके बाद है आगे फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, सीखने के लिए लर्न होता है, तो हमने यहाँ पे लर्न रख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है भाई, किस पे काम सीखा जा रहा है, क्या किस पर मैं नहीं सीखता हूँ, ये किस पर मैं सीखता हूँ, वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है, तो यहाँ पे इंग्लिश रख दिया, क्या मैं नहीं सीखता हूँ। तो ये बात हो गई यहाँ तक क्लियर। और इसी तरह ही हमारे आगे आने वाली जो एग्जांपल है इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव मीन्स सवाल इनकार, क्या मैं नहीं सीखता हूँ, क्या मैं नहीं सीखता हूँ। यानी यहाँ पर ये था ना, डू आई लर्न इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीखता हूँ, यहाँ पर ये है कि क्या मैं नहीं सीखता हूँ। तो अब ये कैसे बनेगा? तो ऐसे ही बनेगा कि सबसे पहले हमने देख लें, आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट को, लेकिन उसके बाद हम लेंगे नाट को। तो यहाँ पर हमने नाट का इजाफा करना है आई और लर्न के दरमियान में, नाट का इजाफा करना है, डू आई नाट, उसके बाद लर्न, उसके बाद इंग्लिश। तो ये बात हो जाएगी कंप्लीट। और आगे मैं आपको बताऊं ज़रा, तो यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद हमने नाट को रखना है, यानी यहाँ पर नाट को रखना है, आगे बात हुई हो जाएगी डू नॉट आई लर्न इंग्लिश, यानी डोंट आई लर्न इंग्लिश। उम्मीद है कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गई होगी। ओके, आगे चलते हैं, आगे भी बहुत डिटेल है इसकी, और आपको याद रहे ये बात। हो सकता है आप इसमें बोर हो रहे हों, बार बार बात करने से। आपने बोर नहीं होना, आपने इसको सही तरह समझना है। आगे बार बार बातें रिपीट नहीं की जाएंगी, थोड़ा सा पॉइंट दे दिया जाएगा, आपको समझ आ जाएगी। आपका टाइम बचाने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए बस यहाँ पर सब कुछ किया जा रहा है। और ये लेक्चर कुछ लंबा भी हो सकता है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। बस आप यूँ समझ लें 12 टेंसेस का काम इसी पे हो रहा है, आगे हम वैसे चलते चले जाएंगे। ओके, तो आगे चलें। आगे हमारे पास है एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर वही बात आगे जो मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ, अलग-अलग फार्मूला है, अलग-अलग एग्जांपल है, बहुत कमाल का आइडिया है जो आप ले सकते हैं। अगर आप पढ़ाना भी चाहते हैं, मैं आपको मशवरा देता हूँ, आप इसी तरीके से पढ़ा लें। उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलेंगे, और ना जो आपसे पढ़ रहे हैं ना कभी वो भूलेंगे। ओके, तो ये कैसे है कि एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव, यानी ये जो अफर्मेटिव का हमने फार्मूला, 5 किस्म का फार्मूला पढ़ा, हर एक अलग-अलग एग्जांपल अभी देख लेते हैं। तो जब हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, उस वक्त हमने क्या करना होता है? उस वक्त हमने 3 काम करने होते हैं। ये तीनों काम 12 टेंसेस में चले जाएंगे, अभी अभी आप याद रख लें। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में याद रख लें बस। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, चेक द सेंटेंस, हमने सेंटेंस को चेक करना होता है, यानी सेंटेंस चेक चेक द टेंस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, चेक द टेंस। हमने पहले टेंस को चेक करना होता है। टेंस चेक करने का क्या मतलब है, क्योंकि हमारे पास 12 टेंसेस हैं, कि देखेंगे 12 टेंसेस में से कौन सा है। और इससे पहली बात ये है कि चेक द टेंस, इसका मतलब ये भी है कि ये टेंस है भी या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि ये कुर्सी बहुत अच्छी है, ये कुर्सी न्यू है, मेरी ग्लासेज न्यू है, मेरी कैप अच्छी है। मैं इस तरह की जब कोई बात कहता हूँ, ये तो टेंसेस ही नहीं है,
है, ये टेंसेस नहीं है, ये इसमें तो मूविंग ही नहीं हो रही, ये तो किसी की सिफत बयान की जा रही है, ये तो कोई मौजूदगी बयान की जा रही है, ये तो मलकियत दिखाई जा रही है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले हमने चेक द टेंस, इसका क्या मतलब, यानी टू बी इज एम आर, आवाज़ बार से हम उसको टू बी और टू हैव का नाम देते हैं। टू बी और टू हैव में से नहीं है, ये देखेंगे जब टेंस हो गया तो उसके बाद देखेंगे कि ये 12 टेंस में से कौन सा टेंस है। जब हम ये क्लियर कर लेंगे कि मैं ग्राउंड में फुटबॉल खेलता हूँ, अब ये ता हूँ आ गया, तो ये ज़ाहिर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब टेंस भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है। चेक द सेंटेंस, इसका मतलब ये है कि टेंस भी हो और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये है कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएंगे तो वहाँ पर यही मतलब होगा कि हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एग्जांपल जरूरत होगी। तो ये हो गया टेंस का चेक करना। और दूसरे नंबर पे हम चेक करेंगे सेंटेंस को, यानी सेंटेंस कौन सा अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोनेगेटिव है। ओके, आगे चल के मैंने आपसे सवाल करना है कि ये टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है। उसका जवाब आपने ये देना होगा कि 12 टेंसेज में से ये कौन सा टेंस है। जब आपसे सवाल किया जाएगा चेक द सेंटेंस, यानी सेंटेंस कौन सा है, तो फिर आपने जवाब देना होगा कि ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है या इंट्रोनेगेटिव है। इन चार में से आपने कोई एक बताना होगा। ओके, तीसरे नंबर पे हमने यहाँ पे लिखा है गो टू फार्मूला, के आपने फार्मूले की तरफ जाना होगा। यानी जब टेंस वाला काम हो जाएगा और उसके बाद जब पहले हम काम क्या करेंगे भाई, टेंस वाला, ये टेंस वाला काम हो गया, उसके बाद सेंटेंस वाला, और उसके बाद हमने कहा गो टू फार्मूला। किसकी तरफ भाई, फार्मूले की तरफ। फार्मूले की तरफ जाने का क्या मतलब है कि ऊपर वाले दो काम हो जाएंगे, फिर हम जो फार्मूला होगा इन्हीं दो चीज़ों का, यानी टेंस चेक कर लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फिर सेंटेंस चेक किया कि ये अफर्मेटिव है, तो फिर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होगा उसी की तरफ चले जाएंगे, यानी हम फिर आ जाएंगे इस स्टेप पर। ओके, तो इस स्टेप पर आके हम क्या करेंगे, वही कुछ करेंगे जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि अब हमारे पास ये यहाँ पर एग्जांपल है। ओके, आई प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में फुटबॉल खेलता हूँ, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, मैं ग्राउंड में फुटबॉल खेलता हूँ। तो अब ये जो उर्दू है सेंटेंस हमारे पास, हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। सवाल ये है कि हमारे पास क्या कायदा, हमारे पास क्या रूल है कि हमने इसको कैसे चेंज किया है। दोस्तों, हमारे पास कई किस्म के जुमले, हर किस्म के जुमले के लिए अलग हमारे पास फार्मूला है। तो जब मैंने कहा मैं ग्राउंड में फुटबॉल खेलता हूँ, ये ता हूँ बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फिर अफर्मेटिव है, क्योंकि इसमें इनकार, सवाल और ताज्जुब वगैरह नहीं है, तो ये अफर्मेटिव है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास ये फार्मूला है जो कि हमने पहले भी देख लिया है। तो इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, हमारे पास सब कुछ बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे भाई, सब्जेक्ट को रखेंगे। मैं ग्राउंड में फुटबॉल खेलता हूँ। अब उर्दू में हमारा सब्जेक्ट कौन है, ये वाला मैं है। ओके, ये वाला मैं है, तो हम ढूंढेंगे मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई है। तो यहाँ पर हमने रख दिया किसको भाई, आई को रख दिया। उसके बाद अगली बात यह है, हमने फिर फार्मूले की तरफ जाना है, उर्दू में नहीं जाना कि उर्दू में यहाँ पे लिखा हुआ है मैं के बाद ग्राउंड लिखा हुआ है, तो लिहाजा इंग्लिश में भी यहाँ पर हम ग्राउंड लगा देंगे। नो 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 नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि फिर हम किसकी तरफ चले जाएंगे भाई, फार्मूले की तरफ। फिर हम आ जाएंगे वर्ब में। ओके, कि यहाँ पर है वर्ब। ओके, तो फिर हम ढूंढेंगे वर्ब उर्दू सेंटेंस में। फिर हम क्या करेंगे भाई, वर्ब ढूंढेंगे कि वर्ब इसका कहाँ है। ओके, अगर आप देख लें तो वर्ब आपको नज़र आ जाएगा खेलना। वर्ब हमारा क्या है भाई, खेलना। तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले होती है। तो फिर हमने सब्जेक्ट रख दिया था, उसके बाद वर्ब की बारी थी, तो वर्ब हम यहाँ पर रख देंगे आई प्ले। ओके, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट किस होता है भाई, किस पर काम करो, कौन सी खेल खेली जा रही है। तो यहाँ पर बात है कि मैं ग्राउंड में फुटबॉल खेलता हूँ भाई, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे हम रख देंगे फुटबॉल। ओके, और आगे हमारे पास है ई ओ पी। ई ओ पी इसका क्या मतलब होता है, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, यानी हमारा ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हमारा, ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट की वजाहत करेगा कि खेलना जो है वाक़ हो रहा है, वो कहाँ पर वाक़ हो रहा है। तो ये ई ओ पी की जगह पे हमने लिखा है इन द ग्राउंड, और यहाँ पर किससे बात है, ग्राउंड में। ये लफ्ज़ भी हमें बताया जा रहा है कि जो बात खेलने वाली हो रही है वो ग्राउंड में हो रही है, ग्राउंड में गेम चल रही है, या मैं खेलता हूँ ग्राउंड में। ओके, तो यहाँ पर उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। यही रूल चलेंगे सब जगह पे, यही रूल चलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, यही रूल चलेंगे और यही तरीका चलेगा। सिर्फ फार्मूला चेंज होगा और उसूल यही होगा, हर सेंटेंस को चेंज करने का उसूल यही होगा। ओके, तो आगे नेगेटिव है, नेगेटिव को भी चेंज करने का यही तरीका है। तो पहले हम क्या करेंगे, टेंस देखेंगे, फिर सेंटेंस देखेंगे, फिर फार्मूले की तरफ जाएंगे। तो ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया भाई, इधर आप देख लें
कि ये टेंस है या नहीं है। मैं ग्राउंड में फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, ये टेंस है या नहीं, आप थोड़ा बताएं। ये टेंस है। मैंने अभी आपसे कहा था ना, मैंने आपसे सवाल पूछना है तो आप बताएं ये टेंस है या नहीं है। जी हाँ, ये टेंस है। क्यों? इसलिए कि इसमें खेला जा रहा है, इसमें एक मूविंग हो रहा है, काम हो रही है। अच्छा चलो, ये बात तो क्लियर हो गई कि ये टेंस है। अब दूसरे नंबर पर आपसे सवाल ये है, मुझे ये बताएं कि ये कौन सा टेंस है। भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? क्योंकि ये अलामत मौजूद है ता हो, इसलिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, दूसरा काम हमने क्या करना है? दूसरा काम हमने करना है चेक द सेंटेंस। दूसरा काम हमने क्या करना है भाई? चेक द सेंटेंस। क्या मतलब है? क्या मतलब, क्या चेक करना है? हाँ, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव हमने ये चेक करना है। तो जब इस पे आएंगे तो हम चेक क्या करेंगे भाई? हम ये चेक करेंगे कि मैं ग्राउंड में फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। अब ये हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? इसलिए कि इनकार है। अब ये सेंटेंस भी चेक हो गया, टेंस भी चेक हो गया, तो अब हम फार्मूले की तरफ चले जाएंगे। फार्मूला जो हमने याद कर रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव के लिए, वो है फार्मूला हमारा ये कि शुरू में आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईओपी। ये हो गया हमारा फार्मूला। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या रखना है? आई रखना है। मैं ग्राउंड में फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। अब शुरू में जो लफ्ज़ है हमने उसको नहीं देखना, हमने सिर्फ सब्जेक्ट अपना ढूंढना है भाई, क्योंकि फार्मूले में सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई है, यानी मैं है। मैं की इंग्लिश हमारी आई होती है, तो हमने यहाँ पर आई रख दिया है। और उसके बाद है हमारे पास जो फार्मूला है उसमें हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो हमने हेल्पिंग वर्ब रख दिया है। हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे? डू रखा है। क्यों डू क्यों रखा है भाई? हमारे पास तो दो हैं, डू और डज। तो आपको पता है कि आई के साथ डू इस्तेमाल होता है, इसलिए हमने डू रख दिया। और उसके बाद नॉट है, तो उसके बाद हमारे पास फार्मूले में क्या है भाई? नॉट है। फिर हम फार्मूले में वापस आ गए थे, फिर इधर नॉट रखा, फिर नॉट रख के फिर हम उर्दू में आएंगे। उर्दू में नहीं, बल्कि फिर हम सीधा सीधा चले जाएंगे फार्मूले की तरफ कि यहाँ पर है फर्स्ट फॉर्म ऑफ। तो यहाँ से देकर फिर हम आ जाएंगे इस उर्दू में, फिर हम आ जाएंगे इस उर्दू सेंटेंस में कि वर्ब हमारा कौन सा भाई? वर्ब है हमारा ये खेलना। वर्ब हमारा क्या है? ये खेलना। इस खेलने की जाके कहीं बाहर चले जाएंगे, चूँकि हमें पता नहीं है, कभी हमने इंग्लिश देखी नहीं है, सुनी नहीं, पढ़ी नहीं है, तो फिर हम चले जाएंगे इस तरह, बाहर निकल जाएंगे। जब हम बाहर निकल जाएंगे तो बाहर निकल के हम किसी से देखेंगे, पूछेंगे भाई खेलने की इंग्लिश क्या होती है? कोई बताएगा कि लर्न होती है, तो फिर हम सॉरी, खेलने की इंग्लिश क्या होती है भाई? प्ले होती है। तो फिर हम यहाँ पर प्ले को रख देंगे। बात हो गई क्लियर। आगे हो गया ऑब्जेक्ट हमारे पास। फिर हम इस फार्मूले की तरफ वापस आ गए, प्ले को रख के। ओके, हम प्ले को रख के, यहाँ पे हमने प्ले को रखा, इसको रख के फिर हम वापस आ गए किसकी तरफ? फार्मूले की तरफ। के वर्ब के बाद क्या चीज़ लगती है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगता है। तो फिर हम इसी से होकर फिर हम आ जाएंगे उर्दू सेंटेंस में। उर्दू सेंटेंस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है हम उसको देखेंगे। ऑब्जेक्ट कौन सा? मैं ग्राउंड में फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। कौन सी चीज़ नहीं खेली जा रही? फुटबॉल नहीं खेली जा रही, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। तो फिर हम यहाँ पे रख देंगे ऑब्जेक्ट को। इसकी इंग्लिश फुटबॉल भी है। तो आगे हमारा ईओपी। तो ईओपी, जब हम इस फार्मूले में आके ईओपी को देखा तो फिर हम आ जाएंगे उसी तरह फिर उर्दू में देखेंगे कि हमारा ईओपी कौन सा है। उस ईओपी के हम इंग्लिश लिखेंगे कि मैं ग्राउंड में, इसकी इंग्लिश इन द ग्राउंड है, तो हम यहाँ पर इन द ग्राउंड लिख देंगे। तो ओके, ये बात हो गई क्लियर। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये बात जो है समझ आ गई होगी। ओके, तो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है एग्जाम्पल प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस इंट्रोगेटिव। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये काम आपका है कि आपने करना है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब ऑब्जेक्ट ईओपी, कि हमने कौन कौन से काम करने हैं। आप ज़रा कमेंट में बता दीजिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, देर ना कीजिए। ओके, चेक द सेंटेंस, चेक द टेंस, चेक द सेंटेंस। ओके, गो टू फार्मूला। इन बातों का क्या मतलब है और आप क्या करेंगे, किस तरह। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इसी तरह एक एग्जांपल और भी है इंट्रोनेगेटिव की। इंट्रोनेगेटिव में क्या चीज़ होती है? इंट्रोनेगेटिव में बिल्कुल वही है कि सबसे पहले हम टेंस को चेक करेंगे दो तरीक़ों से, उसके बाद सेंटेंस को चेक करेंगे, उसके बाद फार्मूले की तरफ जाकर ट्रांसलेट करेंगे। और एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, एक एक लफ्ज़ की आप एग्जांपल चेक कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में आगे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जल्द जवाब दिया जा सकता है। ओके, तो आगे चलते हैं। बिल्कुल तरीका सेम बिल्कुल वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव में, नेगेटिव में तरीका बिल्कुल वही चल रहा है। आपने एक्सरसाइज करने, बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। थोड़े टाइम में बहुत कुछ देना चाहता हूँ ताकि आप खुशियाँ मनाएं, थोड़ी देर में बहुत कुछ सीख सकें। ओके, तो इंट्रोनेगेटिव में फिर ये दूसरा इंट्रोनेगेटिव है, इसमें और उसमें फ़र्क क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फार्मल और इनफॉर्मल का है। तो आपको ओके, तो फार्मल इनफॉर्मल का फ़र्क है, बाकी लिखने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क है कि वहाँ पे नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद आता है और इस फार्मूले में जो है नॉट सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो ओके, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। आज का ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखते हैं हम
अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंजुगेशन को देखते हैं और उसको देखकर हम अपना काम कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है कि आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर बखूबी समझ आ गया है तो उम्मीद है कि आपने लाइक कर दिया होगा। अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लेक्चर में हिस्सा ले सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।